राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं चबरी के झूठे बेरों में। राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीधे। इमरान जी, ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे ये सब पंक्तियां सुना के तो फिर तो काफी वोट, हिंदू वोट भी मिल जाएगा आपको, मुझे लग रहा है। एक तरफ मसूद परिवार रहेगा, दूसरी तरफ हसन परिवार कैराना में, तो वहां को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हमारी भतीजी है, चुनाव उसका अच्छा है, चुनाव इंशाल्लाह वो जीतेगी। जिस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है, मैं पिछले कुछ दिनों से देखता हूं, जब से ये इंडिया गठबंधन की बातचीत हुई तो उसके बाद एक झड़ी सी लगी टूटने वाले। जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार चले गए, उसके बाद महाराष्ट्र से कई बड़े नेता चले गए, और राजस्थान में स्थिति देखे तो कुछ विधायक, कुछ पूर्व विधायक, कुछ पूर्व लोग जो एमपी लोग रहे कांग्रेस पार्टी से, वो छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि जो कॉन्फिडेंस आप राहुल गांधी में जता रहे हैं वो दूसरी पार्टियां उसमें नहीं जता पा रही, या फिर और नेता उनमें नहीं जता? दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। हिंदुस्तान 9 न्यूज आज मैं आपको सहारनपुर से दिखा रहा हूं, और मेरे साथ वो नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में आज एक बड़ा ही नाम रखते हैं। अगर आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी को अगर कोई जिंदा रख रहा है पश्चिम यूपी में, तो इनका नाम है, वो जिंदा रख रहा है। बाकी कई लोकसभा पे आप मुझे देखते हैं, कई लोकसभा से आप हमारी वीडियो देखते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ एक समय पे होता था वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन इमरान मसूद जी मेरे साथ हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जिंदा रखा है। इमरान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज पर। शुक्रिया भाईजान। इमरान जी, आपका, मैं काफ़ी पुराने टाइम से आपको देखता आया हूँ, शायद आज से 10 साल 11 साल पहले से मैं आपको टीवी के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया बाद में देखने का, आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। नेता तो आप बड़े हैं ही, कंट्रोवर्शियल भी उतने ही हैं, कंट्रोवर्सियों में कहीं ना कहीं आपका नाम रहता है। आज नॉमिनेशन करके आ गए हैं, किस तरह का माहौल आज आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सब मीडिया क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज़ हैं। इमरान मसूद जनता का आदमी है, सड़क का आदमी है। इमरान मसूद एक सेवक के रूप में पिछले 30-32 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और मेरी यूएसपी ये है कि मैं सहज उपलब्ध हूँ। किसी आदमी को रात को 2 बजे भी ज़रूरत होगी तो कोई उपलब्ध हो ना हो, इमरान मसूद उपलब्ध होगा। कितनी मदद कर पाता हूँ कितनी नहीं, ये तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं उस आदमी का उस वक्त दर्द और तकलीफ़ सुनने का काम करता हूँ। सड़क पर चलने वाले अंतिम व्यक्ति के हाथ में भी मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, चाहे वो रिक्शा वाला हो, खोखे वाला हो, रेडी वाला हो, दुकानदार हो, सबके पास मिल जाएगा। तो ये मेरी यूएसपी है, इसलिए मैं, और कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की जाती हैं वो तो आप मीडिया के लोगों की है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। नहीं, कंट्रोवर्सी मीडिया क्रिएट नहीं करता है, मीडिया उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। जब इमरान मसूद यहाँ पर खड़े होके प्रधानमंत्री को चैलेंज कर देते हैं तो वो कंट्रोवर्सी तो आप ही क्रिएट करते हैं ना? नहीं, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको चैलेंज करने की औकात इमरान मसूद की नहीं है, ना मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ। ये तो बेकार की बात है, इसका कोई मतलब, इसका कोई आधार ही नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत बड़े हैं, बहुत महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में कोई बात हम ऐसे सोच भी नहीं सकते। लेकिन इमरान जी, आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बाद समाजवादी में रहे, समाजवादी के बाद बसपा में रहे, बसपा से फिर कांग्रेस में आए। चलिए अपने घर में पुराना, लेकिन थोड़ा सा घूम घाम कर आ गए। आपको नहीं लगता कि आपने इस समय जो कांग्रेस की खासकर यूपी में जो स्थिति है, एक डूबते जहाज को चुना है, या फिर अपने नाम पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है मैं संभाल लूँगा? मेरा कॉन्फिडेंस राहुल गांधी है, मेरा कॉन्फिडेंस प्रियंका गांधी है, और निश्चित रूप से देश का कॉन्फिडेंस आज की डेट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। और हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर देश के तमाम बड़े नेता हैं। मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का धन्यवाद करूंगा कि अखिलेश जी ने इंडिया गठबंधन का पार्ट बनकर मुझे यहाँ चुनाव लड़ने का मौका दिया। कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा कुछ लगता है कि अगर बसपा में ही रहते तो जो दलित और मुस्लिम वोट है वो जुड़कर कहीं ना कहीं ये समीकरण है उससे पार पा लिया जाता, आसान रहता? चुनाव की तो स्ट्रेटजी आपने अब भी बनाई होगी। देखिए, दलित जहाँ तक वोट है, दलित को एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि देश का संविधान खतरे में है। दलित समझ रहा है कि देश का संविधान खतरे में। जब संविधान को बदलने की चर्चा देश के अंदर होने लगे तो फिर उसके बाद कोई बचता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार थे, शायद उनका पूरा आर्टिकल छपा था, और उन्होंने कहा था कि केशवानंद भारती केस हम पर लागू नहीं होता, जिस केस के अंदर
फुल बेंच का ऑर्डर था कि संविधान की मूल भावना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तब उन्होंने कहा था कि ये संविधान के परिवर्तन करने पर लागू होगा। हम संविधान परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हम संविधान बदलेंगे। फिर अनंत हेगड़े साहब ने बयान दिया कि संविधान को बदलना है तो 400 सीटें हमको दे दें। तो ऐसी परिस्थिति में दलित की समझ में आ रहा है, और दलित ने बात अच्छी तरह से जान ली है कि वो मिशन मूवमेंट जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने के लिए संविधान के अंदर एक व्यवस्था देने का काम किया, जिसके बाद में ध्वजवाहक मान्यवर काशीराम जी बने। काशीराम जी ने उस मिशन मूवमेंट को चलाने का काम किया। आज वो मिशन मूवमेंट दम तोड़ रहा है। उसके दम तोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज वो दम तोड़ रहा है। बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं। मैंने बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए भी बहन जी से कहा था कि हम सब लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। कांग्रेस में आने के बाद भी हम लगातार इस प्रयास में थे कि बहन जी इंडिया गठबंधन का पार्ट बने, लेकिन पता नहीं बहन जी किस कारण से इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं बनी। और अब साफ समझ में आ रहा है कि बहन जी कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। उनके कैंडिडेट जिस प्रकार से उन्होंने उतारने का काम किया, वो इंडिया गठबंधन को केवल नुकसान देने का काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। गठबंधन के लोग हमेशा मायावती जी पर ही आरोप लगाते हैं कि वो ऐसे कैंडिडेट उतार देते हैं जो कहीं ना कहीं गठबंधन के लोगों को कम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव के समीकरण और नतीजे अगर मैं याद करूं तो वो नतीजे क्या थे वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बसपा को कितनी सीटें मिली थी, उसके बाद साइकिल वालों को, समाजवादी वालों को, और कांग्रेस का क्या हाल यूपी में रहा था। देखिए, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। पिछली बार बहन जी इस गठबंधन का पार्ट थी, और बहन जी इस गठबंधन का पार्ट थी। उस गठबंधन में लोगों को यकीन हुआ, लोगों ने वोट डालने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन उतना कारगर नहीं हुआ, चूँकि उसके अंदर कांग्रेस शामिल नहीं थी। अगर कांग्रेस शामिल होती, चूँकि जब राष्ट्र की राजनीति की बात होती है तो राष्ट्र की राजनीति बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। राष्ट्र की राजनीति दो ही ध्रुवों पर होती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस। तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का पार्ट है, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है। तो और जो बीच की बात कर रहे हैं बहन जी, लोगों को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, चूँकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब हम बहुजन का आशय करते हैं, दलित की बात करते हैं, तो फिर दलित के अधिकार की बात करनी चाहिए। केंद्र के अंदर 30 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ खाली पड़ी हुई हैं, ये केवल उनको भरना नहीं चाहते। हो सकता है, मुझे नहीं पता कि हो सकता है कारण क्या हो सकता है कारण ये हो कि आरक्षण ख़त्म करना हो, उसके बाद इन भर्तियों को भरा जाए। हो सकता है कोई दूसरे कारण भी हो, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के रूप में बहुजन समाज पार्टी नज़र आ रही है। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव के अंदर पहले 2022 के अंदर केवल एक विधायक, वो भी अपने दम पर जीत गए, जिता नहीं पाई थी। हमने यही परिस्थिति रखते हुए बहन जी से आग्रह किया था कि बहन जी, हमको गठबंधन का पार्ट बनना चाहिए, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। अगर हम ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि हमारी विचारधारा जिंदा रहे, तो वो विचारधारा दम तोड़ गई है, जिस विचारधारा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ था। जिस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है, मैं पिछले कुछ दिनों से देखता हूं, जब से ये इंडिया गठबंधन की बातचीत हुई तो उसके बाद एक झड़ी सी लगी टूटने वाले को। जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार चले गए, उसके बाद महाराष्ट्र से कई बड़े नेता चले गए, और राजस्थान में स्थिति देखें तो कुछ विधायक, कुछ पूर्व विधायक, कुछ पूर्व लोग जो एमपी लोग रहे कांग्रेस पार्टी से, वो छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि जो कॉन्फिडेंस आप राहुल गांधी में जता रहे हैं वो दूसरी पार्टियां उसमें नहीं जता पा रही, या फिर और नेता उनमें नहीं जता पा रहे? आप एक ही तरफ बात क्यों कर रहे हो? ये तो चुनाव के टाइम पे उड़ते रहते हैं, इधर तो इधर कोई उधर जाएगा। अकाली दल ने एनडीए छोड़ दिया, आप चर्चा नहीं करोगे। बीजू जनता दल ने एनडीए छोड़ दिया, आप चर्चा नहीं करोगे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग पार्टी छोड़ गए, आप चर्चा नहीं करोगे। गुजरात के अंदर जिनको आपने टिकट डिक्लेयर कर दिए वो सीट छोड़ करके चले गए, आप चर्चा नहीं करोगे। आप केवल राहुल गांधी पर फोकस रखोगे। राहुल गांधी पर आप फोकस इसलिए रखोगे, राहुल गांधी एक ताकत है, एक ताकत है राहुल गांधी, इसीलिए आप भी फोकस राहुल गांधी के ऊपर कर रहे हो। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी एक ताकत है। राहुल गांधी को आप कितना भी बुरा कह लो, राहुल गांधी ने हमेशा प्रेम की बात की, आप कितना भी बुरा कह लो, लेकिन राहुल गांधी की एक बात बताइए जो राहुल गांधी ने बोली और गलत साबित हुई हो। एक बात बता दीजिए, कोई एक बात भी नहीं है जो राहुल गांधी बोलते हैं और वो गलत साबित हो। राहुल गांधी ने जो कहा उसे कर दिखाया। चूँकि राहुल गांधी बोलने से पहले हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो जुमले नहीं बोलते हैं। वो जुमले, अगर उन्होंने गारंटी देने का काम किया है तो उन गारंटी से पहले पूरे तमाम लोगों के साथ बैठा करके चर्चा की और एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर करके निकाला कि हम अगर आएंगे तो इसको किस तरह से पूरा करेंगे और उसको पूरा करने की हमारे क्या एक्शन प्लान होगा, उसके ऊपर चर्चा कर करके राहुल गांधी ने बोला। जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में गारंटी थी, हिमाचल में पूरी की। जो उन्होंने
गारंटी कर्नाटक में दी, कर्नाटक में पूरी की, जो तेलंगाना में दी, तेलंगाना में पूरी की। तो जहाँ जहाँ हमने सरकार बनाई उन गारंटीज़ को पूरा किया, और अब जो हमने यहाँ 6 गारंटी दी हैं इनको भी पूरा करेंगे। तो अपनी गारंटी को पूरा करने का अब की बार आप काम करने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा सहारनपुर और यहाँ के लोकल चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं। आज राघव लखनपाल भी, जिनको 2 दिन पहले टिकट हुआ है, उनसे भी मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब की बार जनता मुझे भरपूर बहुमत से जिता के भेजेगी। 2 लाख के करीब जो वोट होगा वो जीत का वोट होगा। और नाम लिए बिना सीधा हमला किया कि जो लोग जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, उनको अब की बार जनता चुनने वाली नहीं है। देखिए, जाति और धर्म पर बात वोट मांगने वाले लोगों को जनता को चुनना भी नहीं चाहिए। मैं राघव की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन राघव जी कृपया करके अपनी पार्टी को देख लें, जो धर्म के नाम पर ही केवल परोसने का काम करती है, जो जाति के नाम पर ही लड़ाने का काम करती है, जो क्षेत्र के नाम पर ही लड़ाने का काम करती है। तो आप अगर ऐसी विचारधारा रखते हैं तो मैं आपकी विचारधारा का स्वागत करता हूं। हमें जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों से दूर रहना चाहिए, और अगर जाति धर्म की बात कोई भी करेगा, धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगे, उसको एक वोट नहीं मिलना चाहिए, आदमी के व्यक्तित्व पर वोट पड़ना चाहिए। एक तरफ मसूद परिवार रहेगा, दूसरी तरफ हसन परिवार कैराना में थोड़ा सा कुछ लोग मानते थे कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ रहती थी, बातचीत अच्छी नहीं रहती थी। अब उधर से समाजवादी का टिकट है साइकिल और इधर से पंजा, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को चुनाव जिताने का, उधर से इकरा हसन और इधर से इमरान मसूद, तो कैसे संबंध ऐसे सेट करेंगे? और जितना मैं मानता हूं आपको कांग्रेस में होना और सहारनपुर से, तो कई सीटों पर अगर आप चाहें तो मुजफ्फरनगर, कैराना और 1-2 सीट्स हैं जो इधर बिजनौर, इन नगीना, इन सीटों पर काफ़ी कारगर आप रह सकते हैं गठबंधन के लिए। तो वहाँ को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इकरा हमारी भतीजी है, चुनाव उसका अच्छा है, चुनाव इंशाल्लाह वो जीतेगी। बाकी मैं अपने चुनाव में फंसा हूँ, अभी तो कहीं मैं जाने की स्थिति में हूँ नहीं। मैं केवल अभी फोकस मेरा सहारनपुर पर है और सहारनपुर में रहूँगा। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, प्रदीप जी भी आपके काफ़ी करीबी हैं, जब चुनाव में वो शुरुआत की थी तो आप लोगों का साथ पाकर ही वो विधायक बने थे। नहीं, प्रदीप छोटा भाई है हमारा, प्रदीप मास्टर जी का बेटा है, तो निश्चित रूप से हमारा एक रिश्ता है। मास्टर जी को मैं बिल्कुल अपने चाचा की तरह उनका सम्मान किया हमेशा, जब तक वो जिंदा रहे, वो हमारे साथ रहे। तो प्रदीप छोटा भाई है, लेकिन हमारी वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा है, तो इकरा हमारी भतीजी है, हम उसका चुनाव मजबूती से लड़ाएंगे। क्या समीकरण क्या देख रहे हैं इमरान जी सहारनपुर में? अगर हम देखें तो कोई समीकरण जोड़ा होगा कि भैया यहाँ से हमें इतना लगभग वोट होगा, इतने वोट हो जाएंगे, उसके बाद हम चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, ये लड़ाई किसी को जिताने की, किसी को हराने की नहीं। ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है, देश के लोकतंत्र को बचाने की है। और जब संविधान को बचाने की बात आती है, सब आदमियों की समझ में आ रहा है, जो खास तौर से पढ़ा लिखा दलित समाज का व्यक्ति है, वो समझ रहा है अच्छी तरह से कि संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है। और जब संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है तो संविधान का रक्षक कौन है, संविधान को तोड़ने वाला कौन है, ये पहचानने का काम मैं समझता हूँ शिक्षित व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि देश के अंदर 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी जिसकी ध्वजवाहक है, दूसरी विचारधारा जिसके ध्वजवाहक इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में लड़ाई है। इसके बीच में जो भी है वो कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सारे उम्मीदवार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, लड़ाई बिल्कुल साफ है। हम चुनाव के अंदर हमें हर समाज का, हर वर्ग का वोट मिलेगा। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिससे वोट ना मिले। मुझे जब से मैं नामांकन मेरा शुरू हुआ कि हम टिकट डिक्लेयर हुआ, मुझे आने वाले टेलीफोनों के अंदर, कार्यक्रमों के अंदर जो तादाद है वो मेरे गैर मुस्लिम भाइयों की 70 से 80% है। तो ये पहली मर्तबा कई साल के बाद हो रहा है, 2004 के बाद मैं समझता हूँ शायद ये पहली मर्तबा हो रहा है कि हमें इतनी भारी तरीके से अपने गैर मुस्लिम भाइयों का समर्थन मिल रहा है। कह रहे हैं कि अब की बात 400 पार पूरा नारा के साथ चल रहा है। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आते आते फ़ोन में, नामांकन भरने के बाद किसी पत्रकार ने डाला है कि 400 पार कहने पर इमरान मसूद गुस्सा हो गए। नहीं, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? मैं गुस्सा नहीं हुआ। मैंने कहा भाई 400 लड़ नहीं रहे हो तो 400 पार कैसे करोगे? आप लड़ो तो 400, आपके सहयोगी भागे जा रहे हैं। आप 400 सीट लड़ नहीं रहे हो तो आप पार कैसे कर दोगे? तो आप बेवकूफ़ी ऐसी बातें करनी चाहिए ना, जो बात हो संभव दिखाई देती हो। आप 400 सीट लड़ नहीं रहे हो तो 400 पार कैसे हो जाओगे? आप कैसे हो जाओगे 400 पार? जब लड़ोगे तभी ना होगे ना। तो आप लड़ नहीं रहे 400 तो आप पार कैसे हो जाओगे? ये बात कही मैंने, इसमें गुस्से होने की क्या बात है? आखिरी सवाल, आपने कहा, मैंने देखा कि श्री राम हमारे आराध्य हैं और उसके बाद उस पर भी बातचीत बहुत ज़्यादा हुई, फिर आप सामने आए,
वो क्या था, थोड़ा सा मैं उस पर नहीं नहीं, देखिए राम जो है, ये राम के नाम को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैंने राम कहा कि राम चर्चा का विषय नहीं, राम आस्था का विषय है। और राम केवल उन लोगों के नहीं जो लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं। राम लाने वाले नहीं हैं, राम तो लाने वाले हैं। ये राम को कहाँ से लेके आ जाएंगे? तो मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि राम तो कण कण में है, यहाँ राम तो देश की आत्मा में है। तो आप राम जब देश की आत्मा में हैं तो राम का जो सम्मान आपके मन में, वही सम्मान मेरे मन में है। तो मुझे बस 4 पंक्ति याद हैं। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं चबरी के झूठे बेरों में। राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीधे में। तो राम ही है, राम के बारे में क्या बात करें। इमरान जी, ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे ये सब पंक्तियां सुना के, तो फिर तो काफ़ी वोट, हिंदू वोट भी मिल जाएगा आपको, मुझे लग रहा है। तो मुझे मिलेगा ही वोट, मैं तो आश्वस्त हूँ, 100% आश्वस्त हूँ। क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये देश, हमारी इस देश की विविधता यही है, और इसको एकता में पिरोने का सूत्र हमारा वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम संविधान है। और आज संविधान के ऊपर अगर चर्चा होने लगे कि हम इसे बदलेंगे, तो फिर देश के रहने वाला हर आदमी सोचेगा कि संविधान ने ही हमें आज़ादी दी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी, हमारे बड़े और छोटे का फ़र्क संविधान ने मिटाया, एक समान अधिकार संविधान ने दिए। तो इस संविधान को जो बदलने की बातें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से लोगों की समझ में आ रही है। चलिए देखिए, इमरान जी से मैं काफ़ी दिन से बातचीत करना चाहता था कैमरा के सामने, लेकिन आज जब बातचीत हुई तो ये काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सहज रहा। और ये कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप देखेंगे कि अगले 1 दिन में, 2 दिन में ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और वहाँ सब वायरल होती नज़र आएंगी। जो पंक्तियाँ इन्होंने सुनाई, ये बहुत सारे ऐसे हिंदू नेता हैं, मैं उनसे भी नहीं कई बार सुन पाया हूँ कि उन्होंने ऐसे फ्लुएंटली मुझे ऐसा कुछ सुनाया हो। तो अब चुनाव में अगर ये इसी तरह का माहौल रहा और इस तरह की चीज़ें लेकर जाएंगे, तो चुनाव काफ़ी मज़ेदार रहेगा, कितना शानदार रहेगा, वो देखने लायक रहेगा। आप क्या सोचते हैं, आइए और कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। आपका कोई सवाल है तो वो भी रखिए। चुनाव तक हम रहेंगे और उनसे बातचीत करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।